अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनः आरंभ होती है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कल जो समय तय हुआ था माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के ऊपर, तो उसमें अभी तक जो विभिन्न दलों ने समय दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो समय बनता है वो 192 मिनट, जिसमें से अभी 8 सदस्यों ने अपनी बात रखी है और 66 मिनट अभी तक हुए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 148 मिनट बनते थे, जिसमें से अभी तक 10 सदस्यों ने अपनी बात रखी है और 116 मिनट जो है वो लिए हैं। 32 मिनट अभी बाकी हैं। और मैंने नए सदस्यों के बारे में 3 बार कल चिंता व्यक्त की कि सभी माननीय सदस्य जो दल को समय मिला है वो दल का समय पूरे सभी सदस्यों का समय है। तो मैंने 3 बार आप सभी को इस बारे में जो है अवगत भी कराया। पर मेरा कहना है कि नए सदस्यों को बोलने का मौका मिले, वो हमारी चिंता ज्यादा है। और इसके लिए मैं आज आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज सदस्य अपनी बात रखें, समय सीमा आज तय की जाएगी जिसके अंदर वो अपनी बात को रखें, और उसके लिए 3 से 4 मिनट के अंदर सभी सदस्य मैं दोनों को ये भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी लिस्ट सूची जो है वो भेज दें, और उसमें कोई 2-3 कोई ऐसे सदस्य हैं जो दल की तरफ से थोड़ा ज्यादा बोलना चाहते हैं तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पर कुल मिला के समय का डिसिप्लिन का हम जरूर ध्यान रखें। एक्स्ट्रा टाइम जैसे 1 घंटा फालतू चल देगा तो आप बाकी आप तय करें। नहीं, वो 1 घंटा और फालतू चल देगा जी, क्या फर्क? हाँ, वो इस व्यवस्था में भी हमें और बढ़ाना पड़ेगा। स्पीकर सर, मेरा निवेदन है जी कि जो नए सदस्यगण आए हैं उनको भी एक बार जरा सब टच हो जाए, सब अपनी बात कह लें। तो आपने जो समय बताया है पर्याप्त है, 3 से 4 मिनट में अपनी बात आदमी आसानी से रख सकता है। तो ये भी बात आपकी अच्छी कि भी कोई सीनियर का जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा जो टाइम में आपने थोड़ा ज्यादा बढ़ाने की बात की, ये भी जायज है। इतनी बात कई बार सीनियर लीडर को अपनी बात करनी होती है, पूरे प्रदेश के बारे में भी कहना होता है, तो अच्छा है। और मगर ये है कि भी एक व्यक्ति कई बार 8 से 10 मिनट लगा लेते हैं, तो आज थोड़ा सा उसको आप 3 से 4 मिनट तक कराने का प्रयास करें ताकि सबका नंबर बढ़े। धन्यवाद। श्री तेजपाल तवत। आदरणीय स्पीकर महोदय जी, आदरणीय मेरे सदन के नेता और सदन के मेरे सारे सदस्यगण, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलना चाहता हूं। कल काफी समय हमारे कुछ भाइयों ने सब पे पानी फेर दिया। जो प्रदेश में इतने काम हुए, प्रदेश तो बिल्कुल बीमार पड़ा था, कुछ नहीं था हरियाणा प्रदेश में। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रदेश में चहुमुखी विकास हुए। कितने कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, कितनी हॉस्पिटल खोली गई, रोडों का नेटवर्क ध्वस्त हुआ पड़ा था, ध्वस्त हुआ पड़ा था। सारे प्रदेश में रोडों का नेटवर्क सुधारा गया। तो जहां पर ये बात करो, रोडों की बात मत करो आप। सारी उसी में है। जो हमारी जो शिक्षा के ऊपर माननीय बुक्कल जी कह रही थी भाई इतने स्कूल बंद हो गए, अरे स्कूल कैसे बंद हो गए? उन्होंने तो इतना बड़ा झाड़ू लेकर के सारे हमारे कामों को 1 मिनट में निपटा दिया। 10 साल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है, तो काम किया तभी लोगों ने हमें मैंडेट दिया। तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई, बिजली का बुरा हाल था, नौजवानों को रोजगार नहीं था, खर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, इतनी बुरी हालत प्रदेश की थी। बिजली 4 से 6 घंटे आती थी, 24 घंटे बिजली आती है। कई पावर हाउस बनाए, कई कॉलेज खुलवाए, प्रदेश का सारा सुधार किया। पीने के लिए जगह जगह पानी की दिक्कत थी,
किसानों के लिए बिजली ना के बराबर मिलती थी, आज किसानों को भरपूर बिजली मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्यगणों से कि हमको सबको सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो काम है उनकी तो कहो, जो नहीं है उनकी कहो, सुझाव दो ताकि सरकार उन पर आगे काम करे। मेरा कहना यही है कि आने वाले इस समय में हम सबको ठीक से बोलना चाहिए। हमारे कई सदस्य नए नए जो आए हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ ही ऐसे कह दिया कि भाई प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कई लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई नई योजनाएं जो हमारे गरीब परिवार जो बुजुर्ग कभी यात्रा पर जाते नहीं थे उनके लिए स्पेशल यात्रा का इंतजाम किया और वो सारे जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था उनको 25,000 एक बटन दबते ही सब लोगों को नौकरी मिली। जिन बेचारों के जेब में किराया नहीं था उन लोगों को नौकरी मिली। पहले बोली लगती थी नौकरियों में, सारा ऐसा काम होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं हम सबको मिलकर के प्रदेश की हालत को सुधारना है। हम नेगेटिव में ना जाकर पॉजिटिव में जाए, सरकार को अच्छे सुझाव दें ताकि हम उन कामों को आगे ठीक से कर सके। हमने प्रदेश में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है, कतई उसमें कतई कोई दो राय नहीं। मेरे सारे कई पुराने नेता यहाँ पे आदरणीय रणबीर कादियान जी बहुत पुराने हैं, उसके आप जैसे बुजुर्गों को जो हमारे जो पुराने साथी सदन में बैठे हैं, हम नए लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए। अच्छे कामों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। हम नेगेटिव में जो अच्छे काम है उनको भी हम खराब बता रहे हैं, जो हो गए उनको भी नहीं कह रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं हमारे इसमें सारा काम प्रदेश में जो तीसरी बार सरकार आई है लोगों ने विश्वास जताया। पिछली बार इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो कामों के कारण बनी है, चेहरा देख करके नहीं बनी है। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह से काम किए हैं, आदरणीय नायब सैनी जब से आए हैं मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में कितने चौमुखी विकास हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सभी अपने माननीय सदस्यगणों से कि इस विषय पर थोड़ा विचार करके अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं अपने क्षेत्र की 2-4 बातें करता हूं। आदरणीय स्पीकर सर, हमारे क्षेत्र में एक कूड़े का डंप पड़ता है बंधवाड़ी गांव में, उसमें 2 दिनों का कूड़ा आता है। गुड़गांव अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, तो फरीदाबाद में रोका जाए ताकि हम उस कूड़े को ठीक से निकालें, क्योंकि फरीदाबाद भी कोई छोटा जिला नहीं है, वो वहां पर रोका जाए। एक हमारे क्षेत्र में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। उस पानी गांव में भी आजकल बहुत बुरा हाल है, तो गांव में भी पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जाए। जो पंचायतें पहले पंचायतों में एक सफाई कर्मचारी होता था, उस समय छोटी पंचायत थी, आज आबादी बढ़ी है, गांव की संख्या दुगनी तिगनी बढ़ी है, तो हमें सफाई कर्मचारी बढ़ाने चाहिए। इस पर जी लिखित में आप दीजिएगा। हाँ, मैं लिखित में आ जाएगा आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रणबीर कादियान। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, जैसा हम जानते हैं संसदीय परंपरा और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार गवर्नर साहब अपना एड्रेस जो है बजट सत्र के पहले दिन पढ़ते हैं, और अब जैसे चुनाव हुए इसमें पहले दिन जो है वो गवर्नर साहब एड्रेस अभिभाषण अपना करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नर एड्रेस जो अभिभाषण है उसको ऑफिसर साहिबान लिखते हैं और कैबिनेट द्वारा अप्रूव होके और गवर्नर साहब उसको सदन के पटल पर पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर जैसे मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार का विजनरी डॉक्यूमेंट है। सरकार गवर्नर एड्रेस में दर्शाती है कि प्रदेश की क्या दशा है और प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें लगता है जी कि बहुत हड़बड़ाहट में बड़ी तेजी से इसको तैयार किया गया है, क्योंकि 15-16 डिपार्टमेंट के तो नाम ही इसमें वो महकमों के नाम ही नहीं है कि भाई उनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात पे मैं आना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ सरकार की प्रशंसा महिमा मंडप किया गया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि कमियां भी दर्शानी चाहिए थी।
उनको समाधान का रास्ता क्या है ये भी बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कानून व्यवस्था की बात थी, महंगाई की बात थी, या प्रदेश जो है वो 4.5 लाख करोड़ कर्जे के नीचे जो दबा हुआ है, उसके समाधान का, उसकी मैनेजमेंट का जो है इसमें कोई विजन ही दिखाया गया। तो स्पीकर सर, जैसे पूरा पेज इस बात पे है कि ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है, पेपर भी बड़े पड़े कि दिस मैंडेट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। ये जो है ना जी, चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो, ये तो मैं वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं ना स्पीकर साहब, ये डिस्टर्बेंस भी आपको पूछता है। स्पीकर साहब देखिए उनको अपनी, देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब, उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात तो समय का फेर अगर है। सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं ये तो चलेगा। समय का फेर है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। बिल्ली के बाघ का सिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते, मामला दूसरा था। देखिए स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि बिल्ली के बाघ को सिक्का टूट गया। हर बार यही बात होती है, दिल्ली के बाघों सिक्का टेका पारा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका आना था मंदिर में आपका टूट गया। और मेरा टाइम था। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से दे देंगे। देखिए बीच में ऐसे ही बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा दोबारा आप सबसे निवेदन है। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखिए फिर। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, ये हाउस चलना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, मंजूर हमारे को एक भी कोई नहीं बोलने देंगे। हम ऐसे बोलोगे बीच में, ये कोई तरीका थोड़ा हाउस की कुछ नहीं चलना चाहते, नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखिए, मेरे विषय स्पीकर साहब, कोई बीच में बोलने लग जाएगा। पेज नंबर 4 जो है गवर्नमेंट का, क्या बात करते रहे, उस पे 13 पैराग्राफ में मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल से उसमें आ गई कैटेगरी में, तो वो लोग जो है वो हरियाणा के हैं या बाहर के हैं, ये अपनी उसमें रिप्लाई में क्लियर करें इस बात का कि कौन लोग हैं, ये कहां से आ गए हैं। कोई वोट की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि इससे पूरा प्रदेश जो है ना उसकी बदनामी हुई है कि 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल के नीचे आ गए, और फिर वाहवाही हो रही है कि ये हो गया वो हो गया सारा। उसके साथ साथ डीएपी पर भी बात आई थी। इसमें कैटेगरिकली ये है जी, सरकार तो कह रही है कि डीएपी मिल रहा है, पूरी प्रेस, पूरे टीवी चैनल्स, सदन में ये डिस्कशन, पूरे मेंबर इस बात को कह रहे हैं कि भाई डीएपी की किल्लत है और मारामारी हो रही है। मंडियों में भी जो है वो बड़ी दुर्दशा हो रही है किसान की। तो ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, अगर डीएपी की उपलब्धता है
तो ये मारामारी क्यों है? या तो आपके पास सीआईडी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये मारामारी, एसडीएम जो है वो दीवार पर खड़ा होकर सर डीएपी बंटवारा है। एक राम भगत जो है उचाना मंडी का किसान आत्महत्या कर गया। तो ये उकलाना मंडी का ठीक है, ठीक। तो इसमें वो होगा ठीक है, उकलाना मंडी का एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये एक मामूली बात नहीं है। क्यों क्या उसकी मोदी जी बैठ के कोई भी सदस्य ऐसे रनिंग कमेंट्री वैसे तो उस किसान का नाम जो है ना जी, उस किसान का नाम ओबीसी रेफरेंस में आना चाहिए था, उसको बेनिफिट देने चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उसके कि एक बच्चे को नौकरी दे या कोई जो भी लमसम में जो उसका वो। तीसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान जो है ना जी, वो किसी प्रदेश या देश की रीढ़ की हड्डी है। किसी प्रदेश या देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के माध्यम से, कि आपने अपनी नीति और सोच में बदलाव करना पड़ेगा। किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, जब किसान आगे बढ़ेगा। नहीं तो किसान की दुर्गति का कोई अंदाजा नहीं कहां तक चले जाएगी, किस तरह के कितने खर्चे हैं, किस तरह से उसका वो जो है ना जी ठेके पर लेता है, दवाइयां नकली, बीज नकली, सारा सौदा, उसके क्या क्या हालात है। अगर पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाए, जो जीरो रिपोर्ट है, तो बड़ा दिल हिलाने वाली बात जो है वो किसान के साथ हो रही है। तो आप किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए और किसान को आगे बढ़ाइए, ताकि प्रदेश की खुशहाली का रास्ता निकल सके। तीसरा, स्पीकर साहब, रावी व्यास का पानी का कहा कि इस पे करवाने के लिए प्रतिबंध, इस पे कुछ नहीं, मतलब बात जिस एसवाईएल के मुद्दे पर सरकारें आई चली गई, आंदोलन हुए, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो जब 370 पॉसिबल है, तो रावी व्यास का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLAs का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी, तो वो जो है इस लाइन को रास्ता आप निकालें। दूसरा, स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि एक जल समझौता हुआ है जी, MOU साइन हुआ है फरवरी के महीने में 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट से। अथनी कुंड बराज से यमुना का जो शेर है वो देने की बात उसमें कही गई है। अथनी कुंड बराज तो स्पीकर साहब जब बना था तो हरियाणा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। वहां पानी अथनी कुंड बराज से, अथनी कुंड बराज पर तो माइनिंग हुई है जी, 600 करोड़ की माइनिंग हुई है। डिपार्टमेंट आप ये, मैं विधानसभा के सत्र पर ही बात कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग हुई है और उस डैम को भी खतरा है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को बताएं कि क्या MOU साइन हुआ है जी, कितना पानी जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, किस तरह से जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर, बात आई बहुत, पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा, और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि SPSC का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी, और 2.5-3 करोड़ रुपए, और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक SPSC के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी
कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड थी वीडियोग्राफ, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए, ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ये जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, समय का जरूर ध्यान रखें, 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये डिस्टर्बेंस है ना, मैं एक बार देखो, देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे, ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब पार्लियामेंट या फिर से साफ जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी ये कैसे कह सकते हैं गलत बात, हमने तो एक बार में कहा गलत, हम जवाब देंगे, आपको जो बोला है गलत तो आप कह रहे हैं, हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है स्पीकर सर नहीं करते, जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरे प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसी ने खर्ची देकर लगा, एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के जनता इतनी पागल नहीं रही है, ये खड़े होकर कुछ भी कर और वो मान लेंगे, उसका कुछ भी कह लेंगे, उसका रिप्लाई भी स्पीकर सर मैंने कोई बात नहीं बोलेंगे उन्होंने लगाया है और सरकार के मंत्री जवाब देना चाहते हैं, तो मैंने अनाउंस किया, नहीं धोखा अनाउंस किया, विड्रॉ कराऊंगा, अगर हमारा और वो विधायक जिनकी बात करो भी इन्होंने शामिल कर दिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा, इन्होंने कंक्लूड कीजिए पार्लियामेंट बीच में नहीं गंभीर विषय आया था, उनको जवाब देना था, पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर नहीं यार, एवरीबडी का ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब आप पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए। मैं यहां पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री ने उठा दिया, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब से और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं। वो रिपोर्ट भी नहीं आई, कौन आदमी थे, किसको नहीं बख्शा गया, कौन छोड़ दिया गया, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। जहां ढांडा साहब जी वो उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी, गीता छोटी बात नहीं है। तो इसमें स्पीकर सर भाई सुन लो जिस भी चीज का, माननीय स्पीकर सर हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में, सरकार उसका जवाब। आप जो बोल रहे हो, रिकॉर्ड में नहीं कि आप जवाब मांग लीजिए, सरकार देगी, वो सरकार जवाब देगी जवाब। आप दे दिया जो मैं बोल रहा हूं लिखित नहीं है क्या, ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में इसमें स्पीकर साहब प्लीज कंक्लूड। कानून व्यवस्था नाम की कोई इसमें कोई कहीं कोई बात नहीं लिखी गई। एनसीआरबी
के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 इन क्राइम। आप देखो कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया। एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की डकैती हुई, उसकी मां को मार दिया। स्पीकर सर, मंत्री जो है यौन शोषण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनके आरोप लग रहे हैं। एसपी और एसडी लेवल के आदमी जो है वो यौन शोषण के मामले में राज्यपाल आप बात सुनो, उस पर जब बाढ़ खेत में खाएगी तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा। आप मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उनको प्रोटेक्शन ना दे सरकार और जो एक्शन है वो उनको पूरी तरह से जो है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है कि भाई इनकी एसीआर खराब थी, इनकी फलाना थी, ढकड़ा खराब था, ढकड़ा। तो ये जो है ना, इसकी जुडिशियस फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मेरा आप माध्यम से निवेदन है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने, चलो 1 मिनट और दोगे आप। मैं अपने हल्के में 2016 में मुख्यमंत्री जी जो है वो कॉलेज उठ के आए थे कि कॉलेज बनेगा गर्ल्स। 8 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं है, ना उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ना कोई हिट लगी। एक मेरे हल्के में डीगल गांव, पूरे सदन की जानकारी के लिए, पूरे हरियाणा में एक गांव एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। उनकी भी डिमांड है कि वहां कॉलेज होना चाहिए। पीने का पानी की समस्या है, उनके गांव में पानी जैसे रोड है और 80% गांव में 50 एकड़ से लेकर 450 एकड़ तक 10 साल से सिंचाई नहीं होती और खेतों के रास्ते कच्चे पड़े हैं। और जितना मेरी आपसे निवेदन है कि जो एस्टीमेट गांव की पंचायतों के आए हुए हैं, वो एस्टीमेट और वर्क जो है वो आप रिकमेंड करके भेज दो। और जितने हरिजन तो पाले हैं जी, 90% हरिजन तो पाले, एक नई बात मैं बता रहा हूं, वो बहुत दुर्दशा में, जिनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, रेनोवेशन हो या दोबारा बने। तो है जी, अनुसूचित जाति, सॉरी, ठीक, अनुसूचित, ये गांधी जी का वर्ड था, हरिजन इसलिए बोल दिया। ये इन्होंने कहा कि ये शेड्यूल्ड कास्ट की जो पाले हैं ना जी, चाहे वो वाल्मीकि समाज की हैं, रविदासिया समाज की हैं या दानक समाज की हैं, बहुत बुरी तरह से, तो उनकी रिपेयर जो है रिनोवेशन करवा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।